नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। साल का हर एक दिन इतिहास के नाम दर्ज है। हर दिन कोई ना कोई ऐसी घटनाएं हुई है जो हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा देती है। ऐसे ही रोज आपको हम हर दिन के इतिहास के बारे में बताते हैं, जिससे कि आपकी और हमारी भी जानकारी बढ़ती है। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी के साथ हम जानेंगे आज के दिन यानी कि 28 दिसंबर के इतिहास के बारे में। तो चलिए जानते हैं आज के इतिहास में क्या कुछ खास है। आज के इतिहास में सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के बारे में, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ। 28 दिसंबर 1952 यानी आज ही के दिन को अरुण जेटली का जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराज किशन जेटली और माता का नाम रतन प्रभा जेटली था। अरुण जेटली ने बीकॉम, एलएलबी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय और विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। उनका विवाह 24 मई 1982 को संगीता जेटली के साथ संपन्न हुआ था। जेटली जी का जन्म वकीलों और समाज सेवियों के परिवार में हुआ। उनके परिवार में हमेशा से ही सामाजिक कार्यों की परंपरा रही। उनके पिता महाराज किशन जेटली भी पेशे से वकील थे और दिल्ली के नारायण विहार में निवास करते थे। अरुण जेटली की मां रतन प्रभा एक समाज सेवी थी। अरुण जेटली भारत के उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के पद पर रह चुके हैं। अरुण जेटली ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कभी भी लोकसभा चुनाव नहीं जीता। इसके बावजूद उन्हें राजनीति का पुरोधा माना जाता है। अरुण जेटली मुश्किल वक्त में हमेशा पार्टी के पालनहार रहे हैं। मुश्किल संसद के अंदर हो या कोर्ट में उन्होंने हर जगह अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। इनके राजनीतिक शुरुआत की बात करें तो सही मायनों में अरुण जेटली की राजनीतिक यात्रा 1974 में शुरू होती है, जब वे पहली बार अपने कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। तो उनकी यह सफलता साधारण नहीं थी, क्योंकि यह वह दौर था जब कांग्रेस देश की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी थी और उसके छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का देश भर के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में खासा प्रभाव था। ऐसे वक्त में अरुण जेटली ने अपने कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने अपने कॉलेज में एनएसयूआई का वर्चस्व तोड़ा। वे उस दौर में भारतीय राजनीति के नेता जयप्रकाश नारायण से खासे प्रभावित रहे, जिन्हें देश भर में जेपी के नाम से जाना जाता है। इसी बीच जब अरुण जेटली राजनीति के पाठ सीख रहे थे, तभी 1975 में देश में 22 महीने के लिए आपातकाल लग गया। उन्होंने इसका विरोध किया और वे उन नेताओं में रहे जिन्हें इस विरोध के कारण 19 महीने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बिताने पड़े। इस घटना को उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि अपनी जेल यात्रा के दौरान उन्हें ढेरों तरीकों से लोगों को देखने, समझने और मिलने का मौका मिला। अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी के जाने माने नेता और भारत सरकार में वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट अफेयर्स के मंत्री थे। इसके अलावा उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी। वहीं वे भारत के उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील भी थे। इससे पहले वे सॉलिसिटर जनरल भी रहे। जेटली जी 2002 और 2004 में भारतीय जनता पार्टी के सचिव भी रहे। 2009 में उन्होंने अपने इस पद को तब छोड़ दिया जब वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा में सांसद के तौर पर चुने गए। वे पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक माने जाते थे। उन्हें 2002 में राज्यसभा के सदस्य के तौर पर तीसरी बार चुना गया। इसके अलावा वे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। लेकिन आईपीएल के दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों के कारण उन्होंने निष्पक्ष जांच करवाने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सरकार में हमेशा मजबूत स्थिति में रहे अरुण जेटली ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में केवल एक बार 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा। मोदी लहर में जहां छोटे मोटे प्रत्याशी भी कई लाख मतों से जीते, वहीं अरुण जेटली को अमृतसर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अमरिंदर सिंह के हाथों 1 लाख से ज्यादा मतों से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद राजनीति में उनका कद और बढ़ा। 2014 के चुनावों में भाजपा ने बम्पर जीत के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई, तो 1 लाख से ज्यादा मतों से हारने वाले अरुण जेटली को 26 मई 2014 को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ ही उन्हें कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और रक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। यह राजनीति और भाजपा में अरुण जेटली की अहमियत साबित करता है। मार्च 2018 में वे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा पहुंचे थे।
इसके पहले उन्हें गुजरात से राज्यसभा सांसद बनाया गया था। वहीं हम आपको बता दें कि आज अरुण जेटली हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन एक दिग्गज नेता के तौर पर देश इन्हें हमेशा याद रखेगा। बता दें, लंबी बीमारी के बाद 24 अगस्त 2019 को अरुण जेटली का देहांत हो गया था। तबियत खराब के चलते ही अरुण जेटली जी ने फरवरी में वित्त मंत्री होने के बावजूद अंतरिम बजट पेश नहीं किया था। उनकी जगह पीयूष गोयल जी ने बजट पेश किया था। अरुण जी ने 2019 के आम चुनाव से भी दूरी बनाई थी। 10 अगस्त को खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें टिश्यू कैंसर की भी शिकायत हो गई थी। 24 अगस्त को 66 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली, जिसके बाद उनके सभी चाहने वालों में शोक का माहौल रहा। तो अभी आपने जाना अरुण जेटली के बारे में, जिन्होंने देश की राजनीति में अपनी जबरदस्त छाप छोड़ी। अब हम आपको बताएंगे भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा के बारे में, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ। 28 दिसंबर साल 1937 यानी आज ही के दिन महान उद्योगपति रतन टाटा का जन्म हुआ। रतन टाटा भारत के सूरत शहर के एक व्यापारी परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में ही उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दीदी नवाज बाई टाटा ने किया। इसके बाद रतन टाटा के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। रतन टाटा का नोएल टाटा नाम का सौतेला भाई भी है। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के ही कैंपियन स्कूल में रहकर पूरी की। इसके बाद उन्होंने मुंबई के ही कैथेड्रल और जॉन स्कूल में रहकर अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। साल 1962 में रतन टाटा जी यूएसए चले गए, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क के इथाका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ वास्तुकला में अपनी बीएस की डिग्री हासिल की और फिर वे अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की पढ़ाई के लिए चले गए। रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद कुछ समय तक लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में जोन्स और एमोन्स में काम किया और फिर आईएमबी में भी जॉब की। साल 1961 में वे अपने पारिवारिक टाटा ग्रुप का हिस्सा बने और इस ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत की। देश के सबसे बड़े ग्रुप से जुड़ने के बाद उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। इसके साथ ही टाटा स्टील को बढ़ावा देने के लिए इस दौरान उन्हें जमशेदपुर भी जाना पड़ा था। बाद में उन्हें टाटा ग्रुप की कई अन्य कंपनियों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान हुआ। रतन टाटा को साल 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। उस समय इस कंपनी की आर्थिक हालत बेहद खराब थी, जिसके बाद रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर NELCO कंपनी को न सिर्फ नुकसान से उभारा बल्कि 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ा ली थी। हालांकि जब इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी, उस समय आर्थिक मंदी की वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ी। यही नहीं, साल 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी। साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज व इसकी अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। रतन टाटा की काबिलियत और योग्यता के बल पर टाटा ग्रुप में नई ऊंचाइयों को छुआ था। इसके पहले इतिहास में कभी टाटा ग्रुप इतनी ऊंचाइयों पर नहीं गया था। उनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई अहम प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलवाई। रतन टाटा के कुशल नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पब्लिक इशू जारी किया और टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। सन 1998 में टाटा मोटर्स ने पहली पूर्णतः भारतीय यात्री कार टाटा इंडिका को बाजार में पेश किया। इसके बाद टाटा टी ने टेटली, टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया, जिससे टाटा समूह की साख भारतीय उद्योग जगत में बहुत बढ़ी। इसके साथ ही रतन टाटा भी व्यापारिक जगत में एक प्रतिष्ठित शख्सियत बन गए। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक संस्थान बन गया। रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाकर उन लोगों के बारे में भी सोचा जिनके लिए कार खरीदना किसी बड़े सपने से कम नहीं। रतन टाटा ने महज 1 लाख रुपए की लागत में दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो कार बनाई और साल 2008 में नई दिल्ली में आयोजित ऑटो एक्सपो में इस कार का उद्घाटन किया। शुरुआत में टाटा नैनो के 3 मॉडल्स को मार्केट में पेश किया गया। आपको बता दें कि भारत में उनके सबसे प्रसिद्ध उत्पाद टाटा इंडिका और नैनो के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा टाटा ग्रुप के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से रिटायर्ड हो गए। इसके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई।
वहीं रतन टाटा अपने रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे हैं। टाटा को कई सारे पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। रतन टाटा भारत के सबसे सफल और प्रसिद्ध बिजनेसमैन में गिने जाते हैं। रतन टाटा एक बेहद सिंपल और सादगी से भरी शख्सियत हैं, जो कि दुनिया की झूठी चमक दमक में विश्वास नहीं करते। वे सालों से मुंबई के कोलाबा जिले में एक किताबों से भरे हुए फ्लैट में अकेले रहते हैं। रतन टाटा उच्च आदर्शों वाले व्यक्ति हैं। इनका मानना है कि व्यापार का अर्थ सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझना है और व्यापार में सामाजिक मूल्यों का भी समावेश होना चाहिए। अभी हमने आपको बताया दुनिया के महान उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा के बारे में, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपना एक अलग मुकाम बनाया। तो आगे हम आपको बताएंगे हीरालाल शास्त्री के बारे में, जिन्होंने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा। आज ही के दिन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और राजनेता पंडित हीरालाल शास्त्री का निधन हुआ। 28 दिसंबर 1974 को हीरालाल शास्त्री ने इस देश दुनिया को अलविदा कह दिया। हीरालाल शास्त्री बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तियों में से एक थे। हीरालाल बचपन से यही चाहते थे कि वे किसी गांव में जाकर दीन दलितों की सेवा में अपना सारा जीवन लगा दें। हालांकि 1921 में वे जयपुर राज्य सेवा में आ गए थे और बड़ी तेजी से उन्नति करते हुए गृह और विदेश विभागों में सचिव बने थे। फिर भी 1927 में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। प्रशासनिक सेवा के दौरान उन्होंने बड़ी मेहनत, कार्यकुशलता और निर्भीकता से काम किया था। सन 1929 में हीरालाल शास्त्री ने अपने बचपन का संकल्प पूरा करने के उद्देश्य से जयपुर से 45 मील की दूरी पर स्थित वनस्थली नामक एक दूरवर्ती और पिछड़े गांव को चुना और वहां जीवन कुटीर की स्थापना की। उन्होंने वहां निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक दल को प्रशिक्षित किया और गांवों के पुनर्निर्माण के लिए एक कार्यक्रम के कार्यान्वयन का प्रयास किया। यही कार्यकर्ता बाद में राजपूताना की कई रियासतों में राजनीतिक जागरूकता के अग्रदूत बने। 1937 में उन्हें जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन करने का भार सौंपा गया। वे इस मंडल के 2 बार महामंत्री और 2 बार अध्यक्ष चुने गए। इस प्रकार उन्हें स्वयं राजनीतिक क्षेत्र में उतरना पड़ा। 1948 में जयपुर रियासत में प्रतिनिधि सरकार बनने पर हीरालाल शास्त्री ने उसके मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला और 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ तो वे उसके प्रथम मुख्यमंत्री बने। विभिन्न रियासतों को मिलाने और आज के प्रभावशाली प्रशासन का रूप देने के अत्यंत कठिन कार्य की जिम्मेदारी उन्हीं पर आई। उन्होंने ये कठिन कार्य थोड़े ही समय में पूरा कर लिया। 5 जनवरी 1951 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बाद में दूसरी लोकसभा के सदस्य बने। बता दें कि हीरालाल शास्त्री ने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। इस विद्यापीठ ने आज नारी शिक्षा की एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्था का रूप ले लिया है। 28 दिसंबर 1974 में हीरालाल शास्त्री जी का निधन हुआ। पंडित हीरालाल शास्त्री बड़े दूरदर्शी और जनप्रिय नेता थे। वे अपने विचार व्यक्त करने में स्पष्टवादी और निर्भीक, सच्चे हृदय से भारतीय तथा निस्वार्थ समाज सेवी थे। शक्तिशाली, सुसंगठित और प्रगतिशील राजस्थान की नींव डालने का अधिकांश श्रेय उन्हीं को ही है। डाक तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। तो जिनके बारे में हमने आपको बताया वो थे राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, जिन्होंने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। ऐसे ही हर रोज के इतिहास से रूबरू कराते रहेंगे हम आपको। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।